नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज ये जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न हैं, आरटेट और रीट की परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करेंगे हम, उनका हल व्याख्या सहित करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में जिन जिन विधियों का प्रयोग होता है वे विधियां कौन सी हैं और उन विधियों से संबंधित प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं, उन प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां। तो चलिए सबसे पहले यहीं से अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अपना जो है वह है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ये ऑप्शन में आपको विधियों के नाम दे रखे हैं: अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपर्युक्त सभी। हिंदी शिक्षण हेतु, हिंदी भाषा शिक्षण हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन है उनमें से हमें चुनना है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है। अनुकरण विधि का होता है कि आगमन निगमन का होता है, भाषा प्रयोगशाला का होता है कि सभी विधियों का होता है। तो हिंदी शिक्षण की जो विधियां हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के रूप में आपके यहाँ रीट का जो सिलेबस है उसमें हिंदी भाषा के रूप में है। तो प्रायः हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं भाषा शिक्षण की विधियां, कि भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं और जिनमें हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित। तो चलिए बढ़ते हैं, हम हिंदी भाषा शिक्षण की जो मुख्यतः जो विधियां हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। तो आप ध्यान देंगे, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें एक तो नाम दे रखा है अनुकरण विधि। हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधियों में अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, विश्लेषणात्मक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, योजना विधि, या इसी को अंग्रेजी में नाम देते हैं प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, और भाषा प्रयोगशाला विधि। ये हिंदी शिक्षण की प्रायः मुख्यतः विधियां हैं। अब प्रश्न ये था हमारा कि निम्न में से हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है। तो जो ये हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली विधियां हैं, अब इनमें जो अपने ऑप्शन आ रहे हैं उनमें एक तो है अनुकरण, एक है आगमन निगमन और एक है भाषा प्रयोगशाला। क्या ये तीनों विधियां इनमें हैं? तो देखिए, अनुकरण विधि, उसके बाद में आगमन निगमन दोनों का सम्मिलित रूप है, आगमन विधि और निगमन विधि है, इन दोनों का ही सम्मिलित रूप है कौन सी विधि? आगमन निगमन विधि। और एक अपना जो ऑप्शन था वो था भाषा प्रयोगशाला विधि। इसका मतलब ये जो प्रश्न है इसमें चौथा ऑप्शन अपना है उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों में ये सभी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। तो अपना आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नंबर 2, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। देखिए, सबसे पहली बात, योजना शिक्षण विधि की जहां बात आई तो हमने कहा योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि जो है उसी प्रोजेक्ट विधि का नाम योजना विधि है। तो प्रश्न ये था कि योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन हैं। इस योजना विधि जो है, इस योजना विधि को ही हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं। और प्रोजेक्ट विधि के जो हैं प्रवर्तक कौन माने गए? जॉन डीवी, W.H. किलपैट्रिक, उसके बाद में है डाल्टन और फिर है अरस्तु। अब आंसर क्या है अपना, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि योजना विधि है क्या। इस योजना विधि
कौन सी है, इस योजना विधि का आविष्कार किसने किया या इसका प्रवर्तक कौन माना जाता है, इसके बारे में सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान देना योजना विधि के बारे में। सबसे पहली बात तो हम ये कहें कि प्रोजेक्ट विधि जो है उसी प्रोजेक्ट विधि को योजना विधि के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट विधि को ही योजना विधि के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार जो है, इसका आविष्कार सर्वप्रथम अपन ऐसे कहें जॉन डीवी ने किया था। आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने सर्वप्रथम इस योजना विधि का या प्रोजेक्ट विधि का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ऐसे कहें जॉन डीवी के आविष्कार के बाद में, मूल रूप से तो जॉन डीवी ने इसका आविष्कार किया, लेकिन वर्तमान स्वरूप देने वाले इस योजना विधि को वर्तमान स्वरूप जो है, वर्तमान स्वरूप इसका कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रवक्ता या आप अध्यापक या प्रवक्ता की बात करें, अध्यापक किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं किलपैट्रिक, इन्होंने इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो योजना विधि के बारे में सुनना कि योजना विधि का मूल रूप से आविष्कार जो है अपन ऐसे कहें कि जॉन डीवी ने किया था, लेकिन योजना विधि का वर्तमान जो स्वरूप है वह कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक, इन्होंने इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। इसी कारण किलपैट्रिक को ही, जो किलपैट्रिक हैं, इन किलपैट्रिक को ही इस विधि का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। जो किलपैट्रिक हैं, W.H. किलपैट्रिक को ही प्रयोजना विधि कह दो या योजना विधि जो है इसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करें कि ये जो प्रयोजना विधि है, जिसके बारे में हम ऐसे कह रहे हैं कि इन्होंने भाषा शिक्षण को एक योजना के माध्यम से शिक्षण कराने हेतु इन्होंने समर्थन किया। तो प्रश्न अपना ये था कि योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, तो अपना आंसर क्या होगा, W.H. किलपैट्रिक। जॉन डीवी जो हैं इसके मूल रूप से इन्होंने आविष्कार किया था, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप देने वाले हैं जो किलपैट्रिक हैं, इसलिए इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है, किलपैट्रिक को। ठीक है, उसके बाद अब इसके बारे में सामान्य सी जो बातें हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो ध्यान देना, प्रोजेक्ट प्रणाली को ही प्रयोजना विधि या योजना विधि के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये ध्यान दें कि जो प्रोजेक्ट प्रणाली जिसे हम कहते हैं उसी का नाम है योजना विधि। ठीक, इस प्रणाली का आविष्कार मूल रूप से तो अमेरिका के जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं या शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डीवी, यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ नाम क्या है, आविष्कार। इन्होंने मूल रूप से इस विधि का आविष्कार किया था जॉन डीवी ने, किंतु इस विधि को वर्तमान स्वरूप देने वाले कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यापक किलपैट्रिक हैं। अतः इस पद्धति का प्रवर्तक कौन माना जाता है, किलपैट्रिक माना जाता है। तो अपना प्रश्न था योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक, तो आंसर होगा W.H. किलपैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगली बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि। ये देखिए वही प्रश्न है, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वही प्रश्न है। ये प्रोजेक्ट विधि का 2017 में आया हुआ प्रश्न है। प्रोजेक्ट विधि को हम अभी थोड़ी देर पहले ऐसे कह रहे थे प्रयोजना विधि। प्रोजेक्ट विधि को हम प्रयोजना विधि या दूसरा नाम हमने क्या लिया है, योजना विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि का ही दूसरा नाम प्रयोजना विधि या योजना विधि है। अब प्रश्न क्या है कि इस प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, मतलब कौन सी शिक्षा इस विधि के अंतर्गत दी जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा,
सैद्धांतिक शिक्षा या जीवन उपयोगी शिक्षा या बेसिक शिक्षा या फिर आप ऐसे कहें नैतिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा या फिर नैतिक शिक्षा कि प्रोजेक्ट विधि में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिए, अगर इसकी बात करें हम प्रोजेक्ट विधि में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसके लिए हम एक सामान्य सी चर्चा करते हैं। ध्यान देना, प्रोजेक्ट विधि जो है वह समस्या मूलक विधि है। समस्या मूलक विधि है। आप ऐसे समझें, समस्या मूलक मतलब ये कि छात्रों के सामने समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, अब जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं छात्रों के समक्ष, तो उन समस्याओं के समाधान हेतु ही समस्या के समाधान हेतु इसमें जो हैं छात्र तत्पर रहते हैं। ये समस्या मूलक विधि है। इसमें क्या होता है कि छात्रों के समक्ष जो जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं समस्या के समाधान हेतु जो हैं वे छात्र क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो समस्याएं छात्रों के सामने उपस्थित हुई हैं उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कि ये जो समस्या है और इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए छात्र सबसे पहले तो क्या करते हैं, उस समस्या के विषय में पूछताछ करते हैं। ठीक है, जो भी समस्या छात्रों के समक्ष उत्पन्न हुई है उस समस्या से संबंधित वे पूछताछ करते हैं। तत्पश्चात फिर जो पूछताछ करने के बाद जो भी समस्या आई है उस समस्या की वे समीक्षा करते हैं। उस समस्या की क्या करते हैं, समस्या की समीक्षा करते हैं। और समीक्षा करने के बाद जैसे ही, तो सबसे पहले तो समाधान के लिए तत्पर हो गए, फिर उसका समाधान करने के लिए पूछताछ करें, पूछताछ करने के बाद उसकी समीक्षा करें और समीक्षा के बाद में उस समस्या को समाधान हेतु ही उससे संबंधित जो भी सामग्री है उस सामग्री का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। समस्या के हल हेतु पूछताछ, समस्या की समीक्षा, सामग्री का संकलन, फिर उसके बाद में विभिन्न कार्य करते हुए स्वयं ही क्या करेंगे, कार्य। तो विभिन्न कार्य करते हुए अंत में उस समस्या का समाधान करते हैं। समस्या का स्वयं ही क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो फिर एक मिनट फिर से सुनना कि प्रोजेक्ट जो विधि है वह समस्या मूलक विधि मानी जाती है, समस्यात्मक विधि मानी जाती है। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में या प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो छात्र जो हैं उन समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर होते हैं। फिर उस समस्या के विषय में पूछताछ करते हैं, उस समस्या की समीक्षा करते हैं, उस समस्या की सामग्री का समाधान करने हेतु सामग्री का संकलन करते हैं और कार्य करते हुए फिर उस समस्या का समाधान करते हैं। ये तो सामान्य से अपन ऐसे बात करें। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही छात्र समस्या का समाधान करते हैं तो वे इस समाधान की प्रक्रिया द्वारा ही छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार जो समस्या के समाधान हेतु जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वह शिक्षा जीवन उपयोगी कैसे, मतलब आप ऐसे कहें, सबसे पहले हमने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समस्या होती है और उस समस्या के समाधान को ही कार्य करते हुए छात्र उस समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए हम ऐसे कहें कि इस समस्या के अंतर्गत जो भी शिक्षा दी जाती है वो जीवनोपयोगी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब जीवनोपयोगी इसलिए दी जाती है क्योंकि हम ऐसे कहें कि अभी आपने कहा कि कार्य करते हुए छात्र
समस्या का समाधान करते हैं, कि कार्य करते हुए छात्र समस्या का समाधान करते हैं, ये बात तो होगी। अब यदि कार्य करते हुए समस्या का समाधान करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं करके सीखना, या काम द्वारा सीखना, आप ऐसे भी कह सकते हैं, काम द्वारा सीखना, करके सीखना या काम द्वारा सीखना, शिक्षण सिद्धांतों पर यह जो विधि है वो आधारित है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब बालक स्वयं ही उनका समस्याओं के समाधान हेतु सामग्री का संकलन करता है, उस समस्या का समीक्षा करता है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अनुभव द्वारा सीखना, कि ये जो विधि है वो अनुभव द्वारा सीखना सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहें कि अनाथ आश्रम जो है, अनाथ आश्रम, अगर मान लीजिए जो छात्र हैं उनको अनाथ आश्रम में कोई पार्सल भेजना है, ऐसे मान लेते हैं अनाथ आश्रम में पार्सल भेजना, ये छात्रों के सामने कोई समस्या है। मान लीजिए कि अनाथ आश्रम में बालकों को अनाथ आश्रम में कोई पार्सल भेजना है, और इस अनाथ आश्रम में पार्सल भेजने की समस्या छात्रों के समक्ष उत्पन्न हो गई है। अब ऐसी कंडीशन में वे क्या करें कि इस समस्या का समाधान हो सके? तो इस समस्या के समाधान के लिए हम ऐसे कहें, सबसे पहले तो हम ऐसे कहें कि जो सामान्यतः हम ऐसे कहें भाषा के जो घंटे आते हैं उनके लिए, तो भाषा के घंटों में तो हम ऐसे कहें उसका जो पता आदि जो है, पता आदि लिखने का जो कार्य है वे करेंगे। यदि हम बात ऐसे कहें गणित के, अगर जो घंटे आ रहे हैं उस गणित के घंटे में टिकट का खर्चा, या हम ऐसे कहें उस पार्सल में लगे रुपए आदि का जो संकलन आदि करेंगे, अनुमान लगेंगे। यदि हम मान लीजिए ऐसे कहें कि कोई भूगोल का घंटा आ रहा है, भूगोल विषय जब पढ़ाई जाती है, ऐसे अगर भूगोल विषय से संबंधित कोई घंटा है तो उस घंटे में आप क्या करेंगे, जो अनाथ आश्रम है, ठीक है, जो अनाथ आश्रम है उस अनाथ आश्रम का परिचय, अर्थात उसकी जो स्थिति है, उस अनाथ आश्रम का जो पता है वे ढूंढेंगे, उसकी स्थिति कहाँ पर है उसका पता लगेंगे। इस प्रकार के जो कार्य करते हुए फिर शिक्षण कार्य करते हैं तो उस विधि को कहा जाता है योजना विधि या प्रयोजना विधि। तो इस आधार पर हम ऐसे कहें कि जो है यह विधि इस रूप में कह सकते हैं कि जीवन के लिए उपयोगी जो शिक्षा होती है उसको शिक्षण कार्य कराती है। फिर से सुनना, प्रोजेक्ट विधि क्या है? तो प्रोजेक्ट विधि में हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान देना, कि प्रोजेक्ट विधि एक समस्यात्मक पद्धति है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनके समाधान के लिए छात्र क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। समस्या का हल ढूंढने के लिए सबसे पहले पूछताछ करते हैं, समस्या की समीक्षा करते हैं, सामग्री का संकलन करते हैं, अंत में कार्य द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। समाधान की प्रक्रिया में ही वे छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। सभी विषय इसी योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत जो है वे बालक, यहाँ ध्यान देंगे, बालकों को कौन सी शिक्षा दी जाती है? जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है। यह विधि करके सीखना या काम द्वारा सीखना, वैयक्तिक अनुभव द्वारा सीखना, वैयक्तिक अनुभव द्वारा सीखना, रुचि के अनुसार सीखना तथा जिज्ञासा द्वारा सीखना, इन सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है।
जो किलपैट्रिक हैं, जिन्होंने हम इस योजना विधि की जिसके लिए हम बात करें, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इस शिक्षा को कृत्रिमता से निकाल करके वास्तविकता तथा स्वाभाविकता के कार्यों द्वारा देने पर बल दिया है। इस विधि के अंतर्गत किलपैट्रिक ने जो शिक्षा जो है वो कृत्रिमता के बजाय वास्तविक परिस्थितियां जो होती हैं, स्वाभाविक कार्य जो होते हैं, उन्हीं के द्वारा बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए, इस विषय पर उन्होंने क्या दिया है, बल दिया है। हम ऐसे कह सकते हैं कि स्वाभाविक कार्यों को ही उन्होंने योजना के रूप में स्वीकार किया है। जैसे इनके लिए कोई एक समस्या के समाधान की हम बात करें कि हम ऐसे कहें कि अनाथ आश्रम में बालकों को पार्सल भेजना है, तो उस समय में बालक इससे संबंधित जो भी समस्या है इस समस्या को दूर करने हेतु तत्पर होंगे, इसकी समीक्षा आदि करेंगे और फिर स्वयं ही इसके लिए जो भी कार्य किए जाने हैं, जैसे हमने कहा कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अनाथ आश्रम है उसका परिचय प्राप्त करना कि वह कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो आप ऐसे कहें कि पार्सल में कितना खर्चा होना है, टिकट का कितना खर्चा होना है, भाषा के जो कालांश आते हैं, घंटे आते हैं, उनमें आप ऐसे कह सकते हैं कि उनका पता कहाँ लिखना है और अपना जो संदेश कहाँ लिखना है, इस रूप में सामान्य सी ऐसी बातें जो हैं वो सारी इसमें स्वीकार की जाते हैं। इस आधार पर ये जो शिक्षा दी जाती है उसे हम कह सकते हैं जीवनोपयोगी शिक्षा। तो प्रश्न ये था अपना कि प्रोजेक्ट विधि में कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो अपना आंसर जो होगा वह होगा जीवनोपयोगी शिक्षा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे, यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ एक शब्द है, बच्चे उसके पौधों के समान हैं। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधों के समान हैं, मतलब बच्चे वृक्ष हैं, आप ऐसे कहें। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है। तो आप ये बताएंगे इसमें कि कौन सा शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने ये माना है। अब देखो यहाँ पर एक बात हम ऐसे कहें, बच्चों को वृक्ष माना है, बच्चों को पौधे, बच्चे, तो इसको देख आप एक सारणी से ऐसे समझ लें, विद्यालय, शिक्षक और आप ऐसे कहें बच्चे, बालक, छात्रों। विद्यालय क्या है यहाँ, बाग, शिक्षक हैं माली और बच्चे क्या हैं, पौधे। ठीक है, बच्चे इसमें क्या हैं, पौधे हैं। अब यहाँ पर के बच्चे कहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ शिक्षा कहाँ पर ग्रहण करते हैं, विद्यालय में। तो बालकों का यह एक क्या है, बाग है। इसका मतलब आप ऐसे कहें, जो जर्मन भाषा है, इस जर्मन भाषा में बच्चे जो हैं, बच्चे के लिए शब्द प्रयुक्त होता है किंडर, और जो बाग जो शब्द है, बाग का अर्थ होता है क्या, गार्डन, किंडर गार्डन। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पंक्ति यहाँ पर आई है, हम इस पंक्ति की बात करें तो वह किंडरगार्टन विधि से है। ठीक है, अब यदि किंडरगार्टन विधि से है तो आप किंडरगार्टन विधि का प्रवर्तक कौन था, हमें ये ढूंढना है। किंडरगार्टन विधि का प्रवर्तक फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, मॉरिसन और बेलार्ड। तो किंडरगार्टन विधि का प्रवर्तक कौन माना जाता है, फ्रोबेल माना जाता है। ठीक है, ये फ्रोबेल क्या कहते हैं, फ्रोबेल ने 1837 में, फ्रोबेल की हम जहां बात करते हैं तो इन्होंने 1837 में एक स्कूल खोला था। ठीक है, 1837 में एक स्कूल खोला था और उस स्कूल को 1839 ईस्वी में किंडरगार्टन नाम दिया। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, आप एक बात की चर्चा करते हैं। फ्रोबेल ने 1837 ईस्वी में
एक स्कूल खोला और इस स्कूल को 1839 ईस्वी में किंडर गार्डन नाम दिया। किसको? स्कूल को। स्कूल को ही क्या नाम दिया? किंडर गार्डन दिया। वे कहते हैं कि बालकों में आत्मा अभिव्यक्ति की शक्ति को विकसित करना चाहिए। बालकों में आत्मा अभिव्यक्ति की शक्ति को विकसित करना चाहिए। ठीक है। अब यदि हम आत्मा अभिव्यक्ति की शक्ति को विकसित करते हैं तो वे किस रूप में करें? तो वे क्या कहते हैं, बालक जो है वह एक बीज के समान, बालक एक बीज के समान होता है। कैसे? जिस प्रकार बीज को विकसित होने के लिए उचित पर्यावरण की आवश्यकता होती है। उचित पर्यावरण मतलब जैसे आप कहें धूप हो गई, मिट्टी हो गई, आप ऐसे कहें उचित खाद जो हो गया, ठीक है, उचित पानी आदि की व्यवस्था है। ये सारे एक बीज को विकसित होने के लिए जिस प्रकार एक उचित पर्यावरण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक बालक को विकसित होने के लिए भी उसकी शक्तियों का विकास करने के लिए उचित पर्यावरण की आवश्यकता होनी चाहिए। अब यहाँ बालक के लिए जो उचित पर्यावरण है, इसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं, परिवार हो गया, समाज हो गया, शिक्षा हो गई या विद्यालय हो गया। ये जो उचित पर्यावरण अगर बालक को मिलता है तो बालक के अंतर भी निहित जो शक्तियाँ हैं उनका विकास होता रहता है। ठीक है। इस आधार पर हम सामान्यतः ये बात कहें कि फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि में इस रूप में कहा। फिर वे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बीज जो है विकसित होकर के एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जो बालक है वह भी विकसित, उस बालक का भी विकास होते हुए वह एक मनुष्य के रूप में, एक आदर्श नागरिक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में विकसित हो जाता है, सामान्य से ऐसे कहें। लेकिन कब? जब इसको एक उचित शिक्षा प्रदान की जाए। और उचित शिक्षा उसको कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि बालक को एक उचित शिक्षा है वो कहाँ पर मिल सकती है? विद्यालय में मिल सकती है। कहाँ मिल सकती है? विद्यालय में। इसीलिए विद्यालय को उन्होंने एक बाग की संज्ञा दी है कि विद्यालय एक बाग है और अध्यापक उस बाग का माली है, जो कि उन पौधों का पालन पोषण करते हुए उनको वृक्ष के रूप में परिवर्तित करता है। अर्थात जैसे ही जिस प्रकार वह उन पौधों का पालन पोषण करता जाता है और पौधे विकसित होते होते एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार उस विद्यालय में जो शिक्षक हैं वह बालकों को उचित शिक्षा देते देते एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे मनुष्य के रूप में उनको विकसित कर देता है। इस आधार पर अपन कहें, तब यहाँ पर फ्रोबेल ने कहा कि विद्यालय एक बाग है, शिक्षक उस बाग का माली है तथा जो बच्चे हैं उस बाग के पौधों के समान हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को कहा है। तो प्रश्न अपना ये था कि किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे उसके पौधों के समान हैं? तो आंसर हो गया कौन सा? फ्रोबेल। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। फ्रोबेल की विधि का नाम है किंडरगार्टन विधि और इसी किंडरगार्टन विधि को दूसरे नाम से जाना जाता है बालोद्यान विधि के नाम से। ठीक है। इसका आविष्कार जो है प्रथमतः जर्मन के शिक्षा शास्त्री जो फ्रोबेल हैं, इन्होंने क्या है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बालक की आत्माभिव्यक्ति का विकास करना है। यहाँ से ध्यान से सुनना, ये प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है कि फ्रोबेल के अनुसार बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर होगा कि बालक की आत्माभिव्यक्ति का विकास करना। फ्रोबेल ने ये स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, उसी प्रकार मनुष्य में अपना विकास करने की शक्तियाँ
होती हैं तथा जिस प्रकार बीज को वृक्ष में बदलने के लिए उचित पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी, धूप, खाद आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो बच्चे हैं उनको भी मनुष्य के रूप में विकसित होने के लिए उचित पर्यावरण, और यहाँ पर्यावरण से तात्पर्य उसके लिए उचित परिवार, समाज, शिक्षा आदि की आवश्यकता होती है। आगे हम कहें कि फ्रोबेल ने 1837 में एक स्कूल खोला था और 1839 में उसी स्कूल को किंडरगार्टन नाम दिया था। किंडर शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किंडर का बच्चे, और गार्डन का जो अर्थ होता है वह क्या है, बाग, बच्चों का बाग, अर्थात विद्यालय है उसको एक बाग माना है। फिर बालकों के विकास के लिए स्कूल अच्छा वातावरण उपस्थित करता है, ये इनका मानना है, फ्रोबेल का मानना है कि बालकों के विकास के लिए स्कूल जो होता है वो उनके लिए एक अच्छा वातावरण उपस्थित करता है। अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं बालक का खेल कूद और विकास के लिए उद्यान है, कि ये जो स्कूल है वो बालक के लिए उद्यान है। कौन से कार्यों के लिए, खेल कूद के लिए और उनके विकास के लिए ये जो विद्यालय हैं वो उसके उद्यान के समान है। शिक्षक जो है, अब यहाँ पर ये पंक्ति इन्होंने कही कि उस उद्यान में शिक्षक जो है वह उस उद्यान का माली है, बालक उस उद्यान के पौधे हैं। तो विद्यालय तो क्या हो गया, विद्यालय, स्कूल तो है वह है उद्यान। इन्होंने कहा स्कूल एक उद्यान है, शिक्षक उस उद्यान का माली है तथा बालक जो है वो उस उद्यान के क्या हैं, पौधे हैं। और ये बात किसने कही है, फ्रोबेल ने कही है। इसलिए ये प्रश्न जो हमारा था, प्रश्न ये था कि शिक्षा शास्त्री कौन है जिनके अनुसार स्कूल बाग है, अध्यापक माली है और बालक बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो पौधे हैं। तो आंसर हो गया अपना फ्रोबेल। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, रायबर्न को, या आप कहें हेनरी कोल्डवेल कुक को, या फिर आप ऐसे कहें मॉरिसन को, या फिर अगला प्रश्न है, जो अगला ऑप्शन है वह है थॉमस एंड रस्क को। खेल विधि का प्रवर्तक पूछा गया है, ऐसे समझ सकते हैं इस प्रश्न में। और खेल विधि का जो प्रवर्तक है वह कौन है, तो आंसर होगा हमारा हेनरी कॉल्डवेल कुक। हमारा आंसर है हेनरी कॉल्डवेल कुक को खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। अब सामान्यतः अपन ये बात कहें कि खेल विधि क्या है, इसके द्वारा शिक्षण कार्य कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कहें तो सामान्यतः आप ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले बालकों के शारीरिक विकास के लिए, बालकों के शारीरिक विकास के लिए सबसे पहले जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने खेल विधि को कहें खेल प्रक्रिया को अपनाया है। बालकों के शारीरिक विकास के लिए प्लेटो ने खेलों पर बल दिया था सबसे पहले। आप ऐसे कहें प्लेटो जो हैं वो ग्रीक के एक दार्शनिक हैं जिन्होंने बालकों के शारीरिक विकास के लिए खेलों की उपयोगिता को स्वीकार किया था। लेकिन वर्तमान मनोवैज्ञानिक समय में आप ऐसे कहें विभिन्न शिक्षा शास्त्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने कार्य को ही खेल की प्रक्रिया में बदलने का कार्य किया है, प्रयास किया है। अर्थात आधुनिक समय में आप ऐसे कहें कार्य को ही खेल बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं वे वर्तमान समय में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने खेल किसको बना दिया है, कार्य को ही। अर्थात कार्य को खेल के माध्यम से करते हुए, खेलों के द्वारा कार्य को खेल की भावना से करते हुए ही फिर बालकों को शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में इस कार्य को खेल की भावना के रूप में करते हुए फिर भाषा शिक्षण करवाएं, ये जो श्रेय है सबसे अधिक वो हेनरी कॉल्डवेल कुक को दिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी कि सबसे पहले इस विधि का प्रयोग, खेल विधि का प्रयोग कौन सी भाषा के लिए, तो हम ऐसे कहें अंग्रेजी भाषा
अंग्रेजी भाषा के शिक्षण हेतु ही सबसे पहले इस खेल विधि को अपनाया गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सभी भाषाओं के सभी विषयों के शिक्षण हेतु इस खेल विधि को अपनाया जाने लगा। तो चलिए इस खेल विधि के बारे में कुछ सामान्य से जो तथ्य हैं उसकी बात करते हैं। तो ध्यान दें, ग्रीक का दार्शनिक है प्लेटो। प्लेटो ने बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेलों की उपयोगिता को स्वीकार किया था, किंतु खेल क्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आधुनिक युग में हुआ है और शिक्षा शास्त्र ने कार्य को, ये बात इसमें विशेष इंपॉर्टेंट है, कार्य को ही खेल की क्रिया बदलने में सफल प्रयोग किया है। खेल की क्रिया में बदलने का सफल प्रयोग वर्तमान समय में किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और कहें, इसका जो प्रवर्तक है वो यहाँ पर ये नाम दे रखा है हेनरी कॉल्डवेल कुक, ठीक है। पाश्चात्य विद्वान हेनरी कॉल्डवेल कुक ने अपनी पुस्तक का नाम है प्लेवे। कुछ पुस्तकों में आपको इस खेल विधि का ही नाम प्लेवे दिखाया गया है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक प्लेवे में खेल विधि को एक निश्चित रूप प्रदान किया है। इसी कारण से कुक महोदय को ही इस विधि का क्या माना गया है, प्रवर्तक माना गया है। कुक ने इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने के लिए किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाने के लिए कक्षा कार्य में खेल की भावना को नाटक तथा वाद विवाद के रूप में उपस्थित किया जाए। जो कक्षा कार्य आप करा रहे हैं उसमें खेल की भावना के द्वारा ही नाटक, वाद विवाद आदि के द्वारा बालकों के समक्ष ये नाटक करवाए जाएं, फिर उनके माध्यम से भाषा शिक्षण करवाया जाए। वाद विवाद के माध्यम से खेल की ये जो प्रक्रिया है उनको अपनाते हुए फिर बालकों को भाषा शिक्षण का कार्य करवाया जाए। यदि इस खेल की भावना को अपना करके, इस कार्य को खेल के रूप में अपना करके फिर बालकों को शिक्षण कार्य करवाया जाए तो बालक जो हैं वे उत्सुक होकर के कार्य करेंगे और खेल खेल में ही भाषा को सीख जाएंगे। इस आधार पर इन्होंने कॉल्डवेल कुक ने खेल विधि के बारे में कहा है। वे कहते हैं कि किसी भी कार्य को खेल की भावना में बदलने वाले नियमों को खेल विधि के सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। मतलब आप ऐसे कहें कि खेल विधि में कौन से शिक्षण सिद्धांत प्रयुक्त किए जाते हैं, तो जिसके लिए हम कह सकते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत। यहाँ ये जो सामान्य सिद्धांत हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्वाभाविकता के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो स्वाभाविकता के सिद्धांत में ऐसे कह सकते हैं भाषा सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और उस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण स्वतः ही अपनी मातृभाषा सीख लेता है। इस आधार पर, ठीक है, तो अगर बालकों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है तो वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण स्वतः ही उस भाषा को सीखने लगता है। रुचि का सिद्धांत पे हम ये कहते हैं कि जिस कार्य में जितनी अधिक रुचि होती है उस कार्य को करने हेतु बालक उतना ही अधिक प्रेरित होता है। जिस विषय में अधिक रुचि होगी उसको पढ़ने के लिए उतना ही अधिक प्रेरित होगा। तो यहाँ पर जब खेलों में बालकों की रुचि है और फिर खेल के द्वारा अगर भाषा सिखाई जा रही है तो फिर बाल अपनी रुचि दिखाते हुए स्वयं ही प्रेरित होकर के फिर उस भाषा को सीख लेगा। क्रियाशीलता के सिद्धांत में हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे खेलों में अभ्यास किया जा रहा है वैसे आप कहें कि खेल के समय जो इंद्रियां हैं अधिक क्रियाशील होते हैं। छात्र स्वयं अत्यधिक क्रियाशील होता है, खेल खेलते समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और स्वयं अगर क्रियाशील होकर के फिर शिक्षण कार्य कराए तो वह शिक्षण कार्य सफल होता है। इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत भी इस विधि के अंतर्गत अपनाया जाता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्योंकि बालक खेल खेलने में स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र रूप से अपने प्रयास करते हुए फिर उस खेल को खेलता है, इस आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत भी इस विधि के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो सबसे पहले तो अंग्रेजी साहित्य के रूप में ये प्रयुक्त हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में सभी विषयों के शिक्षण हेतु इस विधि को अपनाया जाने लगा है। तो आज इस विधि का प्रयोग जो है वो सभी विषयों के शिक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ये था, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है, तो आंसर है हेनरी कॉल्डवेल कुक को। उसके बाद अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ये है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? 2012 आर्टेट में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वह एक तो है ध्वन्यात्मक विधि,
प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि और सैनिक विधि। प्रश्न ये है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि की बात कर लेते हैं हम। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इस विधि के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक हैं, इसलिए इस विधि को, व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से, भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात है, इसके नाम में ही परिभाषा है व्याकरण, और उसके बाद में है क्या? अनुवाद। अर्थात हम ऐसे कहें कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो पाठ होता है उस व्याकरण पाठ की सोदाहरण, या आप ऐसे कहें उदाहरण सहित, व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। फिर व्याख्या के बाद जो व्याकरण के नियम हैं, उन व्याकरण नियमों के माध्यम से बालकों से अनुवाद जो है, उस अनुवाद का क्या करवाया जाता है? अभ्यास करवाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी भी बात करें तो व्याकरण अनुवाद विधि में पाश्चात्य शिक्षा शैली का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। व्याकरण अनुवाद विधि में पाश्चात्य शिक्षा शैली का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। मतलब आप ऐसे समझें कि भंडारकर महोदय ने पाश्चात्य शिक्षा शैली को अपना करके ही फिर भाषा शिक्षण कराने की इसमें संकल्पना की थी। सर्वप्रथम इस विधि के द्वारा भी अंग्रेजी भाषा से संस्कृत भाषा का शिक्षण करवाया गया, और फिर संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में, लेकिन उसके बाद कालांतर में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृभाषा, जिसे हम प्राय हिंदी भाषा की बात करते हैं, कि हिंदी भाषा मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में इस रूप में अनुवाद करवाते हुए फिर बालकों को भाषा शिक्षण कराने का इन्होंने समर्थन किया है। तो अपन ऐसे कहें कि इसके प्रवर्तक जो हैं वो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, और इन्हीं के नाम के कारण व्याकरण अनुवाद विधि को कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि के नाम से। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि के जो प्रवर्तक कौन हैं? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अतः इस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। इसमें व्याकरण पाठ की सोदाहरण व्याख्या की जाती है, तत्पश्चात व्याकरण नियमों से अनुवाद कार्य करवाया जाता है। तो ये विधि है कौन सी? व्याकरण अनुवाद विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला जो प्रश्न है वो ये है, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? कौन सी भाषा है? मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि सूत्र विधि जो है, इस सूत्र विधि का ग्रहण जो है वह कौन सी भाषा से किया गया है? संस्कृत भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जर्मन भाषा से और रूसी भाषा से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें सूत्र विधि की। सूत्र विधि जो है वह व्याकरण शिक्षण की परंपरागत विधि है। व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि, या आप ऐसे कहें व्याकरण शिक्षण की परंपरागत विधि है। सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की परंपरागत विधि है। इस विधि के अंतर्गत छात्रों से क्या करवा दिए जाते हैं? सूत्र रटवाए जाते हैं। सबसे पहले छात्रों से सूत्र रटवाए जाते हैं। अब ये जो सूत्र हैं वो सबसे पहले आप कहें कि संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा में
जो व्याकरण के सूत्र हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे कहें संस्कृत व्याकरण में इस विधि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाली जो सूत्र विधि है, उसी सूत्र विधि को हिंदी भाषा शिक्षण में भी अपनाया जाने लगा है। यहाँ आप ऐसे कहें कि छात्रों से सूत्र रटवाए जाते हैं, कंठस्थीकरण करवाया जाता है, तत्पश्चात उसके जो भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों की फिर यहाँ नियमों के अनुसार उदाहरणों की उपयोगिता इसमें बताई जाती है। तो सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हम ऐसे कहें कि संस्कृत भाषा में व्याकरण पढ़ाए जाते थे, तो हम आप ऐसे कह सकते हैं कि इस विधि का जो मूल स्रोत है वह कौन सी भाषा हो गया? संस्कृत भाषा। यहाँ पर तो ये जो आज की जो हमारी क्लास हुई है, इस क्लास में हमने हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली जो सामान्य से कुछ भाषा शिक्षण की कुछ विधियां हैं उनकी चर्चा की है। इनके अलावा हिंदी भाषा शिक्षण में जो पद्य शिक्षण है, जिसे आप कविता शिक्षण कह सकते हैं, उसके बाद गद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, या हम ऐसे कहें रचना शिक्षण है, कथा शिक्षण जो है, इनसे संबंधित और जो शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम आने वाली अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।